बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरा शौहर मुझे छोड़कर परदेस जा रहा था। रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया था। आखिर उनके जाने का वक्त भी आ गया। मैं दरवाजे पर खड़ी थी जब वो मुझे हाथ हिलाकर चला गया। मेरी सास ने उस वक़्त मेरे बालों से पकड़कर मुझे खींचा और कमरे में ले गई। पागल हो गई हो क्या? अपने शौहर के जाने पर ऐसे नहीं रोते, नहुसत की इलामत होती है। चुप करके बैठ जाओ, पता नहीं मेरे बेटे का सफ़र कैसा गुजरेगा। मैं अपने कमरे में चली गई। शाम को उठी तो दिल बोझल सा था। अम्मा मुझे कड़ी नज़रों से देख रही थी। सर से पाँव तक मुझे यूँ देखती जैसे मेरा कोई ख़ास जायज़ा ले रही हो। फिर मुझे अपने पास बुलाकर कहने लगी, दुपट्टा उतार और काली चादर ओढ़ ले। अच्छा नहीं लगता तेरा शौहर परदेस में है तो किसके लिए तैयार होगी? सास की ये बात सुनकर मेरा दिल तो परेशान हो गया। भला मेरा शौहर परदेस गया था, खुदा न खास्ता मैं बेवा तो नहीं हुई थी, मगर सास की ज़िद की वजह से मैंने उनकी बात मान ली। मैं कमरे में गई तो वो काली चादर निकाल ली। चादर ओढ़कर मेरा दिल इस कदर उदास हुआ कि मैं अपने कमरे में ही लेट गई थी। तभी मेरी सास मुझे आवाज़ें देने लगी। मैं तो भूल ही गई थी कि घर का सारा काम भी मेरे ज़िम्मा था। अगले दिन की रात तक मैं बहुत थक गई थी। मैंने दिल में सोच लिया, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी। जब मेरा शौहर नहीं तो मेरे ससुराल रहने की क्या तुक बनती है। रात भर सोचती रही। सुबह उठी तो सर पकड़ लिया। अम्मा पूछने लगी क्या हुआ है। मैंने कहा सर में दर्द है, बुखार भी है, मैं अपने मैके जाना चाहती हूँ। ये तो एक बहाना था जिसकी वजह से मुझे अपने सास से छुटकारा मिल जाना था, मगर उन्हें तो जैसे किसी की परवाह ही न थी। अरे मामूली सा बुखार है, शाम तक उतर जाएगा, ना उतरा तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊँगी। मगर अम्मा मुझे मैके जाना है, मैं अम्मी अब्बू से मिलना चाहती हूँ, दिल का बोझ भी हल्का हो जाएगा। क्यों जी, तेरे दिल पर कौन सा बोझ है? उन्होंने जैसे मेरा मजाक उड़ाया। हम भी तो 2-2 साल अपने मियाँ से दूर रहते थे। सास जैसे अपने गमों का बदला मुझसे ले रही थी। मैं परेशान खड़ी थी कि उन्होंने मेरा कंधा थपथपाया और मुझे चारपाई पर बैठने का कहा। मैं बैठी तो कहने लगी, यहाँ से एक कदम भी ना हिलना। सास अंदर से एक काली रंग की बोतल लेकर आ गई। मुझे चारपाई पर लेटने का हुक्म दिया। अब न जाने कौन सा हकीमाना इलाज शुरू होने वाला था। मैंने दिल में सोचा। सास ने काले रंग की बोतल से थोड़ा सा तेल निकाला और मेरे सर पर लगाया। तेल अजीब सा था, मुझे बहुत सख्त जलन हो रही थी। अम्मा जी ने मेरा सर दबाना शुरू कर दिया, साथ ही सर की मालिश भी शुरू कर दी। अब आराम आ जाएगा तुझे। ये ऐसा अमल है जिसके 7-8 बार करने से सर का बोझ बेहतर हो जाता है। मेरे घर में पहले यही इस्तेमाल होता था, बल्कि हमारी सास भी हमें यही लगा कर दिया करती थी। मैं बेबस होकर बैठ गई। बहाना किया मगर बुरी तरह से फंस गई थी। इस तेल की मालिश करवाना मुझे बहुत बुरा लग रहा था। आधे घंटे बाद सास ने मल मल कर मेरा सर छोड़ा। फिर अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक औरत खड़ी थी। ये मेरी सास से मिलने आती थी। मेरी सास इसे देखकर बहुत खुश हो गई। आज नसरीन, मैं तेरा ही इंतज़ार कर रही थी। देखो मेरी बहू के सर में सख्त दर्द था, मैंने मालिश की तो सही हो गई। बहरहाल मैं अंदर के कमरे में चली गई। थोड़ी देर के बाद उन औरतों के लिए चाय बना कर लाई तो मेरा दिल भारी हो रहा था। चाय पीने से भी जैसे उल्टी आ रही थी। अपने कमरे में जाकर लेट गई। जल्द ही मुझे नींद आ गई। रात के 8 बजे मेरी आंख खुली। देखा तो मेरी सास ने खाना बनाकर तैयार कर लिया था। मुझे प्यार से जगाया, कहने लगी आकर खाना खा लो। खाना खाया मगर मुंह का जायका बदल चुका था। तेल ने मेरी तबीयत ख़राब कर दी थी। बहरहाल मैंने खाना खाया मगर हैरत मुझे तब हुई जब मेरी सास ने मुझे कहा तू जाकर अपने कमरे में सो जा। हालांकि ऐसा अमूमन नहीं होता था। मेरी सास का ऐसा मेहरबान रवैया मुझे समझ नहीं आ रहा था। खैर मैं आकर सो गई। मुझे इस तरह नींद आई जैसे किसी ने नशा पिलाया हो। सुबह उठी तो मेरा सर चकरा रहा था, अपना होश भी ना था। सास से कहा, अम्मा जी आपने तो मुझे सही करने के लिए तेल लगाया था मगर उसने मेरी हालत ख़राब कर दी है। मुझसे चला भी नहीं जा रहा है, तबीयत बोझल हो गई है। अम्मा ने हंसकर कहा, अरे बेटी ये तेल 7-8 दिन के बाद असर करेगा। इस तेल की वजह से शुरू में ऐसा ही होता है। सास की ये बात पर मुतमईन हो गई मगर मुझे अजीब सा लग रहा था। अगली रात भी जब मेरी तबीयत ऐसी ही बोझल हुई तो मैंने सोचा इससे छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि मैं अपनी सास की तेल की बोतल छुपा दूँ। चनाचा मैंने ऐसा ही किया। शाम को वो किसी काम से बाहर गई तो मैंने वो बोतल छुपा दी। अगर ज़्यादा हंगामा करने लगी तो बता दूंगी। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी।
मगर सास ने आकर तेल को ढूंढना शुरू कर दिया। जब उसे नहीं मिला तो बोलने लगी, तेरी मालिश करनी है, तेल गुम हो गया है। मैंने भी लाइल्मी का इजहार किया तो अम्मा जी ने इस कदर शोर मचाया कि सारा घर सर पर उठा लिया। उस वक़्त मुझे अजीब सा लगा, आखिर अम्मा को मेरे सर के दर्द से इतनी भी क्या गर्ज। रात भर सोई रहती, सुबह भी तबीयत ख़राब रहती, भला मुझे इसकी क्या ज़रूरत थी। इस रात मैं कमरे में गई तो सास ने मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया, बल्कि इसे ताला लगा दिया। मुझे हैरत हुई, आज मुझे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर गुजरी कि मुझे बाहर से कुछ लोगों की आवाज़ें आने लगी। मैंने अपने कमरे का पंखा बंद कर दिया और बातों को गौर से सुनने लगी। कुछ घसीटने की आवाज़ भी आ रही थी, जबकि 2-4 आदमी एक साथ खड़े थे। मेरी सास न जाने उनसे क्या कह रही थी। पूरे घर में अंधेरा था, मैंने अपने कमरे की रोशनी बुझा रखी थी। फिर मैंने देखा वो 2 आदमी हमारे सहन वाले दरवाजे से बाहर निकल रहे हैं। पहले मैंने सोचा कि ज़रूर सास के कोई रिश्तेदार होंगे, कोई रिश्तेदार होगा, लेकिन रिश्तेदार होता तो यूं चोरी छिपा मिलने की क्या ज़रूरत थी। सामने आकर भी तो मिल सकता था। ये रात को ही क्यों आए। अब तो मेरा शक और भी पक्का हो गया था। सुबह मैं तो बिल्कुल तरोताज़ा थी, मेरी तबीयत ज़रा भी ख़राब नहीं थी। मेरी सास ने मुझे देखा तो बोली, रात को तू सो गई थी ना। मैंने कहा, जी अम्मा सो गई थी, लेकिन मैं जानती हूँ कि अभी भी तेरी तबीयत ख़राब है। मैं आज तुम्हें नसरीन की माँ के पास ले चलूँगी, बहुत माहिर डॉक्टर है। मगर मैं जानती थी कि नसरीन की माँ मोहिज एक हकीम के सिवा कुछ नहीं, इसलिए मेरा उसके पास जाने को कोई इरादा नहीं था। नहीं अम्मी, अब मैं ठीक हूँ, कोई ज़रूरत नहीं वो गंदा तेल लाने की। सास ने कहा, तुझे क्या पता, आज ही मैं तुझे लेकर जाऊंगी, शाम को तैयार रहना। अम्मा की बात सुनकर मैंने सर पकड़ लिया। खुदाया मेरा पीछा छोड़ दो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे गुस्सा आ गया। सास कहने लगी, मेरे आगे ज़बान न चलाना, वरना तेरे शोहर को परदेश में बता दूंगी कि तुम मेरी बात नहीं मानती। बस यही मेरी एक कमज़ोरी थी जिसका अम्मा फ़ायदा उठाती थी। शाम को भी मैं तैयार हो गई, मेरी सास ने भी तैयारी पकड़ी और हम नसरीन की माँ के पास पहुँच गए। वो एक हकीम थी, मगर सच तो ये है कि मुझे इन दवाओं पर बिल्कुल यकीन नहीं था। अम्मा ने उसके सामने मेरा मसला बयान किया और कहने लगी, मुझे वही तेल दे दो जो पिछली बार तुमने दिया था। माँ की बात सुनकर उसने कुछ देर सोचा और फिर एक लड़की को आवाज़ दी जो काली सी शीशी लेकर अम्मा के पास आ गई। अम्मा ने वो शीशी लेकर नसरीन की माँ का शुक्रिया अदा किया, फिर मुझे लेकर घर आ गई। घर आकर बहुत खुश लग रही थी, जैसे इन्होंने मेरे लिए आबे हयात ले लिया। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैंने भी दिल में ठान ली कि आज कुछ भी हो जाए, अपनी सास को ये तेल अपने सर पर नहीं मलने दूंगी। मैंने भी सरसों के तेल में काली स्याही मिला दी और वो बोतल पौधों में जाकर गिरा दी। इस बात का सास को ज़रा भी शक नहीं हुआ और फिर रात को मुझे अपने पास बुलाकर मेरे सर की मालिश करने लगी। फिर बोली, अपने कमरे में जाकर सो जा, दिन में तेरी तबीयत बेहतर हो जाएगी। हालांकि मुझे कोई बीमारी नहीं थी। कमरे में आई तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी ही देर लेटने के बाद मुझे लगा जैसे मुझे वो आवाज़ें आज भी आ रही थी। मेरा दरवाज़ा अंदर से बंद था, जो कि सास को यकीन था कि मैं सो गई हूँ, इसलिए वो दरवाज़ा बाहर से बंद नहीं था। जब आवाज़ें बढ़ गई तो मैंने उठकर दरवाज़ा खोला और अपने कमरे से बाहर आ गई। देखा तो ये आवाज़ें मेरी सास के कमरे से आ रही थी। मैं उस तरफ गई तो मुझे देखकर हैरान हो गई कि 2 लड़के मेरे सास के कमरे में बैठे थे और वो उन्हें मेरे जहेज़ के बर्तन और दीगर चीज़ें दे रही थी। लड़कों ने अपने चेहरे ढांप रखे थे। उफ खुदाया, मेरा सामान। ये सोचते ही मुझे चक्कर आ गए। आगे बढ़कर मैंने सास से पूछा, अम्मा जी ये कौन है और मेरा सामान इन्हें क्यों दे रही हैं? मुझे देखकर मेरी सास का रंग फक पड़ गया। तू यहाँ, तू कैसे? तुझे बोला था ना सो जा। मैं सो नहीं सकती, मैंने जो पूछा मुझे उसका जवाब चाहिए। तू होती कौन है मुझसे पूछने वाली? मेरी सास उल्टा मुझ पर गुस्सा करने लगी। मैं जो चाहे करूँ, ये मेरा घर है, मुझे मत बता कि मैंने क्या करना है। उनकी ऊंची आवाज़ हुई तो वो लड़के जल्दी से घर से भाग गए। मैंने अपनी सास के साथ बहस करना शुरू कर दी। बहस करते करते सास थक गई तो हार मान ली। अपनी बेटी के घर सामान पहुंचा रही थी। कहने लगी, थोड़े ही दिन के बाद सामान वापस आ जाएगा, मगर तू तो अपने जहेज को हाथ भी नहीं लगाने देती, इसलिए तुम्हारे सोने के बाद ये काम कर रही थी। उसकी ये बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। ऐसी बात नहीं थी, मैं कभी भी मना न करने वाली थी। फिर भी मुझसे क्यों ये बात छुपाई? जब मेरी और इनकी टकरार बढ़ी तो मुझे धमकियां देने लगी। कहने लगी, मैं तुमसे बदला लूंगी, तूने मेरे बेटे का घर बर्बाद किया है। मैं फ़ोन पे उसे बताऊंगी कि रात को तुझसे 2 लड़के मिलने आए थे। मैं एक बार फिर अपनी सास के आगे मजबूर हो गई थी, लेकिन आखिर कब तक? मैंने सोचा, क्या मैं इसी तरह ब्लैकमेल होती रहूंगी? तब तो ये सारी ज़िंदगी मुझसे अपनी बातें मनवाएगी।
یہ سوچ کر ہی میرے دل میں خوف سا آ گیا، میں ایسا نہیں ہونے دے سکتی۔ میں ڈٹ گئی تھی۔ کریں آپ فون، جس کو مرضی کریں، میں اپنے جہیز کا سامان میں سے ایک چیز بھی نہیں دوں گی۔ میری یہ بات سن کر میری ساس کو تیش آ گیا اور مجھے دھکا مار دیا اور میں دروازے کے آگے گر گئی۔ وہ غصے میں باہر گئی تو میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اب نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ ساس نے پردیس میں میرے شوہر کو فون کیا، میں بھی پاس ہی کھڑی تھی۔ وہ میرے بارے میں ایسی باتیں کر رہی تھی جن کا میں تصور بھی نہ کر سکتی تھی، مگر ان کی باتوں میں ایسا زہر بھرا تھا کہ میرا شوہر بھی مجبور ہو گیا۔ میں ان سے بات کرنا چاہتی تھی، اپنی صفائی پیش کرنا چاہتی تھی، مگر ساس نے مجھے فون کو ہاتھ تک لگانے نہ دیا۔ شوہر نے کہا کہ اماں کے معاملے میں بات نہ کیا کرو، میں تم سے کل صحیح طریقے سے بات کروں گا۔ ساس جو باتیں میرے شوہر سے کہی تھی، مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا شوہر اب مجھے اس گھر میں برداشت نہیں کرے گا۔ اگلے دن کال آئی، میں ڈری ہوئی تھی، مگر میرے شوہر نے فیصلہ سنایا کہ ان کی غیر موجودگی میں بھٹک گئی اور امانت میں خیانت کی۔ اس کے بعد انہوں نے میرے ساتھ سخت لہجے میں بات کی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا شوہر میرے ساتھ ایسا رویہ رکھے گا۔ میں رونے لگی۔ اس نے مجھے طلاق دے دی، مجھے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دیا۔ میں روتی روتی اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی۔ میرا کوئی قصور نہیں تھا، میرے ماں باپ بھی پریشان ہو گئے۔ میں نے اپنی پرواہ کرنے کے بجائے ان کا ساتھ دیا۔ انہوں نے جس رشتے پر کہا میں نے ہاں کر دی۔ ماں باپ کی رضامندی کا پھل مجھے یہ ملا کہ میری زندگی ایک معقول انسان سے ہو گئی، جسے کمانے کے لیے بیرون ملک نہیں جانا پڑتا۔ میں اسی میں خوش ہوں۔ مجھے حج اور عمرہ بھی کروایا۔ مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی مکمل ہو گئی۔ میں بھی اسی طرح سکون سے جی رہی تھی کہ ایک دن مجھے اپنی محلے دار ملی۔ باتوں باتوں میں اس نے میری ساس کا ذکر کیا۔ میں نے پوچھا وہ کیسی ہے تو ان کی حالت پر وہ افسوس کرنے لگی، کہنے لگی وہ بہت بری حالت میں ہے، اس کو شاید تم پر ظلم کرنے کی عادت تھی۔ جب دوسری بہو ان کے گھر آئی تو وہ خوش تھی۔ وہ بہت امیر گھر کی لڑکی ہے، ڈھیر سارا جہیز بھی اپنے ساتھ لائی تھی، مگر اس لڑکی نے آتے ہی عورت کو سیدھا کر دیا۔ اس کی ایک بات نہ مانتی تھی اور ایسی باتیں اپنے شوہر کے سامنے کرتی کہ بڑھیا کا بس نہ چلتا۔ تمہاری ساس تو تمہاری عادی تھی، اس نے اس بہو کا بھی سامان چرایا، مگر اس لڑکی نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ دراصل تمہاری ساس کو شروع سے ہی چوری کرنے کی عادت تھی۔ اپنے بڑے بیٹے کی بیوی کا بھی اس نے یہی حال کیا تھا۔ اب تو بہو کا دل کرے تو اسے کھانا دیتی، ورنہ سارا دن وہ بھوکی رہتی۔ اس کی یہی سزا تھی۔ میں جانتی تھی اس نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ اس نے اپنی پہلی بہو کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا تھا۔ میں اپنی ساس کا حال سن کر خوش نہیں ہوئی، کیونکہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہونا ایک کمظرف ہونے کی علامت ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ انسان کو اپنے اعمال کی سزا مل کر ہی رہتی ہے۔ دوستوں، مزید سچی کہانیاں سننے کے لیے محمد اسماعیل وائس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیگر بیل پر کلک کریں۔